हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PYQ। कौन सब्जेक्ट का भाई? साइंस का। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है 2012 एंड 2013 का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब बिल्कुल पहले वो PYQ देखेंगे, देन आप यहाँ पे आएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2014 का PYQ। आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ का आंसर ही नहीं बताता हूँ, साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट, जिससे कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। तो आपको PYQ मेरे साथ के साथ करना है, और आपको बस यहाँ पे रूल क्या फॉलो करना होता है। सिंपल सा रूल है भाई। क्या वीडियो को सबसे पहले पॉज करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद देन आप चेक करेंगे कि मैंने जो बताया और आपने जो सॉल्व किया मैच किया या नहीं किया। अगर मैच है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है, आप वीडियो देखें। ठीक है। तो मुझे लास्ट में आप ये बताएंगे कि आपको कितना मार्क्स आया है ना भाई। तो बस इतना काम करना, आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल काम नहीं करना है। बस मेरे साथ आप बने रहें, आपका सिलेक्शन है ना हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो फिर देखो क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है 2014 का। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट। सिंपल सा पूछा, बताओ इसका कितना डिस्टेंस है। देखो ये चैप्टर आपका रिमूव हो चुका, बस आपको इसमें आंसर पता होना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर है कितना, 4.3 लाइट ईयर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको इसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। 150 किलोमीटर मिलियन क्या है, ये सब के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होना चाहिए। बस आपको देखो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे मिनट है, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ईयर में है ना, ईयर होता है 4.3 लाइट ईयर होता है, ना कि लाइट मिनट होता है। तो ये वाला गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो CFL कंटेन द टॉक्सिक मटेरियल बाय द नेम ऑफ। जो CFL बल्ब वगैरह होता है ना, बताओ उसके अंदर क्या होता है, कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, और वो कैसा गैस होता है, टॉक्सिक गैस होता है। कौन सा टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट हो, सिंपल सी बात है। CFL के अंदर क्या होता है, बोलते हैं मरकरी दे दो या CFL दे दो, तो सिंपल से उसके अंदर क्या होता है, मरकरी प्रेजेंट हो। मरकरी जो होता है वो CFL होता है। कैसा टॉक्सिक मटेरियल होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताओ इसमें से टॉक्सिक मटेरियल कौन सा है। तब कोई सेम सिर्फ CFL हटा दे, बोलेगा टॉक्सिक मटेरियल बताइए, तो क्या देना आपको, उसका ऑप्शन हो जाएगा मरकरी हो जाएगा। तो मरकरी के बारे में आप क्या जानते हो, जल्दी बताओ। मरकरी जो होता है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। कैसा है ये, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, है ना। पूछेगा, क्वेश्चन पूछा गया है एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल जो होता है वो, ये क्या है, मेटल की नॉन मेटल, ये है मेटल है। और ये कैसा मेटल है, जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, यही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। बताओ कार्बन क्या टॉक्सिक होता है? नहीं, ये सब कोई भी कोई टॉक्सिक नहीं होता है। जो आर्गन होता है ये कैसा मेटल है, ये आपका इनर्ट मेटल है ना, इनर्ट गैस है। ये कैसा गैस है, ये इनर्ट गैस है। तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कि आपको फिलहाल की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा भाई, आपका थर्ड है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। 33 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो हमें उसे एडिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सम स्टूडेंट वर्ड ऑब्जॉर्व, है ना, और क्या ऑर्डर्ड अरेंज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फोर्स वो किस फॉर्म में, किसके रिस्पेक्ट में अरेंज कर रहा है, फ्रिक्शन के, और किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। सिंपल सा मुझे इसका सीक्वेंस से बता दो। मैंने कई बार आपको बताया है, कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आए या फ्रिक्शन की बात आए, फ्रिक्शन आपके 3 टाइप के आपके इसमें बुक में दे रखे हैं, और हमेशा आप सीक्वेंस से याद कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टैटिक फ्रिक्शन याद करना है। कौन सा फ्रिक्शन भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आप याद कर लो कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। उसके बाद क्या याद करना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद आपको क्या याद करना है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हमेशा न हमेशा इसी सीक्वेंस में आपको अभी से लेके एग्जाम तक याद करके रखना है। और मैंने आपको कई बार बताया, इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वो हमेशा न हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम जो जिसमें फ्रिक्शन होता है वो आपको होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसी चीज़ को बोला भाई मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर है, मुझे कन्वर्ट करके बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, है ना। डिसेंडिंग बड़ा से छोटा, तो सबसे ज़्यादा तो होता है आपका, देखो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है भाई। और आपका जो रोलिंग होता है ये मिनिमम होता है। बताओ बड़ा से छोटा किधर जाएंगे आप, बिल्कुल बड़ा से छोटा किधर जाएंगे, इधर से उधर चले जाओ, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन चले जाओ। तो सबसे पहले आपका क्या स्टैटिक आना चाहिए। देखो यहाँ पे स्लाइडिंग दे रखा गलत, रोलिंग दे रखा गलत, रोलिंग, तो ऐसे ही गलत होगा। तो आपका क्या बता, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। सबसे ज़्यादा होता है, आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, स्टैटिक में होता है, स्लाइडिंग में, रोलिंग। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, सबसे कम किस में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जब पूछता बताओ इनमें से ज़्यादा कौन है, तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा, सबसे कम रोलिंग है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल फॉर इम्प्रूविंग एयर सर्कुलेशन इज कॉल्ड। सिंपल सा, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, क्या उसको लॉगिंग बोलोगे? नहीं, लॉगिंग क्या होता है, लॉगिंग होता है कटिंग ट्री होता है। लॉगिंग देखो लिख दो, चलो लॉगिंग किससे रेफर करता है, लॉगिंग मतलब होता है लॉगिंग कटिंग ऑफ ट्री, है ना, कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग। वैसे ये टर्म आपके बुक में नहीं दे रखा, बट हाँ थोड़ा
AMU तो भाई थोड़ा सा एक स्टेप मुझे आगे लेकर चलना पड़ेगा। कटिंग ऑफ ट्रीज। थ्रेसिंग क्या होता है जल्दी बोलेंगे। थ्रेसिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन है ना, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है, ये कैसा है, क्या है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, सेपरेट होता है, प्रोसेस से, इसमें क्या लिख दूँ ना, सेपरेटिंग, सेपरेट करता है, किसको किसको सेपरेट किया जाता है इसके अंदर, ग्रेन को किससे, क्या इसको स्टॉक से, ग्रेन को, देखो यहाँ पे हमें वर्ड जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना, क्वेश्चन इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वीडियो में, और इसमें ये भी एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेट किया जाता है ग्रेन को किससे, उसके स्टॉक से ना, यहाँ पे ध्यान दो, स्टॉक में क्या लिख रहा हूँ, स्टॉक, STAKS है ना यहाँ पे। अब आता है विनोइंग। विनोइंग भी सिंपल सा आपका एक प्रोसेस है, सिंपल से सेम टू सेम, जिसके अंदर सेपरेट किया जाता है, किसको किसको किया जाता है भाई, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, बस इसमें ध्यान देना आपको। इसके अंदर भी हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं, ग्रेन को, इसके अंदर भी किसको सेपरेट करते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते हैं, लेकिन किससे करते हैं, इसमें हम हस्क से करते हैं। और कभी भी आपको हस्क वर्ड आ जाए तो कन्फ्यूजन बस यहीं आता है, थ्रेसिंग और विनोइंग में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थ्रेसिंग वर्ड कभी आए तो आपको हमेशा इसमें ध्यान देना है, आपको क्या क्या खोजना, स्टॉक खोजना है। और विनोइंग के बाद कभी आता है उसमें हस्क आएगा, हस्क वर्ड हमेशा ना हमेशा किस में यूज़ होता है, विनोइंग में यूज़ होता है। तो बाकी फिलहाल का जो प्रोसेस ऑफ लूजिंग है, टर्निंग ऑफ सॉइल क्या होता है, वो क्या होता है, टिलिंग होता है। टिलिंग को हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम से, इसको प्लफिंग बोलते हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लफिंग। अब बताओ प्लफिंग हम क्या यूज़ करते हैं, प्लफ यूज़ करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, प्लफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टूल आपको पता होना चाहिए, आपका टूल होता है, प्रोसेस आपका होता है टिलिंग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, प्रोटोप्लास्ट आर फाउंड इन, सिंपल सा पूछा भाई, प्रोटोप्लास्ट बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये सीड प्रोसीड पे, देखो पी से प्रोटोप्लास्ट, पी से प्लांट है, बस इससे याद कर लेना। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो हमेशा ना हमेशा किस में होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे आपका सेल वॉल हो गया, ठीक है, मैं आपको बस लिख देता हूँ। सेल वॉल आपसे पूछ लिया, बताओ सेल वॉल कहाँ पे होता है, सीड प्रोसीड पे प्लांट में होता है। प्लास्टिक कहाँ पे होता है, प्लास्टिक सीड प्रोसीड प्लांट में होता है। और एक चीज़ एक और क्या याद करेंगे हम, जल्दी बताओ, वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल आपसे क्वेश्चन पूछे, बताओ लार्ज वैक्यूल कहाँ पे होता है, लार्ज वैक्यूल, ये सब जो होते हैं सिर्फ किसके अंदर होते हैं, ये सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लास्ट भी सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। तो देखो ये सिर्फ पूछा है, बताओ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या दोनों के अंदर नहीं, एनिमल के अंदर नहीं, नॉन फोटोसिंथेसिस नहीं, बैक्टीरिया के अंदर होगा नहीं, सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज्ड इन, बताओ जो हाइड्रोजन गैस जो ऑप्टेन होता है नेचुरल गैस से, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करेंगे उसको, पेंट में यूज़ करोगे क्या, या ऑटोमोबाइल में यूज़ करोगे, नहीं, जो आपको ऑप्टेन होता है नेचुरल गैस से, जो हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है, निकलता है, उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, इसको कहाँ से यूज़ करते हैं, इसको हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC इज एन एग्जाम्पल, आप बताओ PVC जो है वो किसका एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप देखो पूछोगे सर ये कैसे यूज़ हो रहा है, अगर इसको थोड़ा डिटेल जाओ ना, अब आगे पढ़ोगे, एक होता है हाइबर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, थोड़ा चलो वर्ड नाम आपको पास पता होना चाहिए, हाइबर प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कि आपको जो यूरिया वगैरह होता है ना, यूरिया वगैरह अमोनिया होता है, यूरिया से क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से क्या निकलता है, देखो यूरिया जो क्या होता है, यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे आपका क्या कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और ये हाइड्रोजन गैस किस में हेल्प करता है, आपका फर्टिलाइजर में हेल्प करता है। बस इतना पता कर लो कि बस इससे ज़्यादा आपको फिलहाल इसे जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, PVC इज एन एग्जाम्पल है, बताओ PVC कई बार मैंने बताया है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग क्या होता है। तो थर्मोसेटिंग किसको बोलते हैं, जल्दी बोलोगे, और थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, जल्दी बोलोगे, बताओ जल्दी बोलो, बताओ थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, कई बार बोला, देखो थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, ये चैप्टर वैसे आपको हट चुका, बट थोड़ा सा बस जान लो यार, एक नाम टर्म का नाम तो पता होना चाहिए ना। तो थर्मोप्लास्टिक क्या बोलते हैं, अगर इसको आप हीट करो, है ना, ऐसा चीज़ है जिसको आप हीट करेंगे तो ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। जब ये सॉफ्ट होता है तो इसको आप क्या कर सकते हो, दूसरा शेप इसको दे सकते हो, उसका शेप चेंज कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होता है, जब इसे आप हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये कैसा हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। जब ये हार्ड होगा तो इसको हम रीशेप नहीं दे सकते हैं। तो अब बताइए PVC होता है, PVC किसका एग्जांपल होता है, सिंपल सी बात है, PVC को अगर आप हीट करेंगे तो क्या उसका शेप बिल्कुल चेंज कर सकते हो ना। तो यहाँ से याद कर लो यार। तो इसका वैसे मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दे रखा आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं जैसे इसमें देखो थर्मोप्लास्टिक में 2 एग्जाम्पल याद कर लो, आप लिख दूँ क्या, चलो लिख ही देता हूँ। जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसका 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है हमेशा ना हमेशा। एक तो आप PVC याद रखेंगे ऑलरेडी जो लिख चुके हैं, और एक आप पॉलीइथीन, दूसरा क्या एग्जाम्पल होता है भाई, जल्दी बोलो, पॉलीइथीन। ये 2 एग्जाम्पल जो होते हैं ना, ये 2 एग्जाम्पल किसके होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के होते हैं। और थर्मोसेटिंग का भी आप 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे,
बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। एक बैक लाइट है, कौन सा लाइट? बैक का लाइट, बैक लाइट है ना, बैग नहीं, बैक लाइट। और दूसरा मेला माइन, मेला माइन। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, थर्मोसेटिंग का और थर्मोप्लास्टिक का दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, पीवीसी एंड पॉलीथीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। द कॉपर वेसल इन लॉन्ग रन गेट ग्रीनिश डिपोजिट ऑफ, बताओ कॉपर वेसल जो होता है अगर बहुत ज़्यादा उसमें रन किया जाए तो उसमें क्या होता है? ग्रीन डिपोजिट होता है। किस चीज़ का डिपोजिशन होता है? वो सिंपल सा आपका रिएक्शन पूछ लिया बस, इसके लिए रिएक्शन याद कर लो, है ना। CuOH2 प्लस CuCO3, ये सिंपल सा एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं। वैसे ये चैप्टर आपको हट चुका है, अगर आपको समझना है तो मुझे आप जरूर कमेंट करना, तो मैं आपको समझा दूंगा बाद में, अदरवाइज इसमें अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द कन्फर्म एरिया टर्म है। सिंपल से बताओ, प्लांट को हम दूसरे नाम से किस नाम से, सिंपल से पूछा, प्लांट को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं और एनिमल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? यही दो चीज़ पूछा गया है, सिंपल सी बात है। बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? नहीं भाई, इसको दूसरा नाम नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा देखो, सही से पढ़ना भाई मेरे, है ना। तो क्या फाउंड इन मतलब बहुत ही रेयर जगह प्रेजेंट है ना, किसी किसी हो ना, कुछ रेयर केस में अगर प्रेजेंट हो, कुछ स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट हो, तो उसको हम कैसा स्पीसीज कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। कैसा स्पीसीज बोलते हैं? इंडेमिक। अब देखो मैंने आपको जो पहले बताया था कि इसका दूसरा नाम देखो, प्लांट का देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे फ्लोरा लिखो, मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। जो फ्लोरा होता है, एक होता है फना, है ना, FAUNA, फोना। इन दोनों का आप क्या कीजिए, पी बनाइए, इनको भी पी बनाइए और इनको भी पी बनाइए। इसमें देखिए PL है ना, पी के बाद L आ गया ना, ये मतलब ये फ्लोरा जो होता है किसके लिए होता है? ये प्लांट के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? प्लांट। अब ये जो बताइए किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम? एनिमल। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम जो फ्लोरा यूज़ करते हैं वो प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। देखो PL फॉर प्लांट है ना, देखो यहाँ पे PL आ रहा है, यहाँ पे PL प्लांट, और ये एनिमल के लिए यूज़ होता है। तो ये वर्ड तो आपका क्लियर हो गया। अब इंडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है? इंडेमिक स्पीसीज़ उसको बोलते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफी एरिया में प्रेजेंट हो, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, वो हर जगह नहीं पाया जाता हो। तो वही चीज़ आपसे पूछा गया है कि ऐसा प्लांट, ऐसा एनिमल जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, वो हर जगह नहीं मिलता हो, तो उसको हम कैसा स्पीसीज़ कहते हैं? उसको हम इंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है भाई। अब आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होता है? सबसे पहले देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होता क्या है? ये वैसा स्पीसीज होता है जिसका रिस्क है कि बहुत अभी प्रेजेंट है ये दुनिया में, ये अभी है प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी यहाँ से क्या होने वाला है? गायब होने वाला है। तो समझ गए, मतलब इंडेमिक जो अभी प्रेजेंट है, इंडेमिक मतलब प्रेजेंट है भी इंडिया में, दुनिया में है भाई साहब, है, लेकिन ये कुछ दिन के बाद क्या हो, खत्म हो जाएगा। और थ्रेटेन स्पीसीज क्या होता है बताओ? ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये कुछ दिन के बाद किस कैटेगरी में आने वाला है? ये कुछ दिन के बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के कैटेगरी में आने वाला है, उसको हम थ्रेटेड स्पीसीज़ कहते हैं। और इंडेंजर्ड क्या होता है? प्रेजेंट है लेकिन कुछ दिन बाद टपक जाएगा दुनिया में। और इंडेमिक क्या है? तो जो कि अभी प्रेजेंट है लेकिन कैसे एरिया में? पार्टिकुलर एरिया में, हर जगह नहीं प्रेजेंट है। आई होप कि आपको ये चारों टर्म कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा अच्छे तरीके से। एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है? जो कि जा चुका है, जैसे डोडो, और आपको एग्जाम्पल दे रखा है, डोडो दे रखा है ना, डायनासोर है ना, डोडो दे रखा है। अब बताओ, इसमें क्वेश्चन पूछा है तो भाई मेरे, मुझे ये बता दो, इतना सा बस आसान सा क्वेश्चन है कि 2,4-D जो होता है वो बताओ किस में यूज होता है? कई बार मैंने बताया, तो 2,4-D क्या होता है? T4D है ना, डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? 2,4-D इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है 2,4-D। अगर ये लिखा हुआ तो बात वही समझना है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका है वीडी साइड है क्या? बिल्कुल आपका ये किसका है? वीडी साइड है। अब मुझे ये बताएंगे वीडी साइड जो होता है वो क्या, वीट क्या होता है? वीट जो होता है ये अनवांटेड प्लांट है। वीट देखो पहला क्वेश्चन ये मैंने करवाया था आपका, वीट क्या आता है? ये अनवांटेड प्लांट है। और इसको, इसमें जो हम टूल यूज़ करते हैं वीट को रिमूव करने के लिए, हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। रिमूविंग मेथड क्या बोलते हैं भाई? वीडिंग बोलते हैं। और मुझे इसमें बताइए, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इससे हम हु यूज़ करते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं वीडिंग मेथड के लिए हम उसको हु कहते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 क्या है? मुझे तो फॉलोइंग डिजीज काउज बाय बैक्टीरिया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बताओ इसमें से कौन सा डिजीज है जो कि किससे काउज होता है? बैक्टीरिया से काउज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पोलियो किससे काउज होता है। पोलियो जो होता है वो आपका वायरल डिजीज है। किससे काउज होगा? वायरस से काउज होगा। और आपका जो टाइफाइड है बिल्कुल यही है, बैक्टीरियल डिजीज। ये कैसा डिजीज़ है? ये बैक्टीरिया से काउज होने वाला डिजीज़ है। अब आते हैं मलेरिया किससे काउज होता है? ये प्रोटोजोन डिजीज़ है ना, प्रोटोजोआ से काउज होने वाला, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद कर लो आप, ये किससे काउज होता है? प्रोटोजोआ से काउज होता है। हेपेटाइटिस बताइए किससे होता है? ये भी आपको वायरल डिजीज़ है। तो आप यहाँ से सब डिजीज़ का नाम बिल्कुल याद कर लेना, कि आपको बिल्कुल दिया जा सकता है भाई
पोलियो बताओ किससे काउज होता है, टाइफाइड किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, हेपेटाइटिस किससे होता है। तो ये सारा का सारा आपके एनसीईआरटी का डाटा है। तो आप याद रखना जो बैक्टीरिया डिजीज में क्या है, आपका टाइफाइड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट मेटल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें बता दीजिए सॉफ्ट मेटल कौन सा है। बिल्कुल आपको नाम पता नहीं, जो पोटेशियम जो होता है वो आपका कैसा मेटल है, ये आपका सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक, बस इससे ज़्यादा आपको इसके जानने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर हट चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, 500 ग्राम ऑफ कोल ऑन कंप्लीट कंबसन। क्या बोल रहा है, कंप्लीट कंबसन प्रोड्यूस इतना किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। द कैलोरीफिक वैल्यू, सिंपल सा पूछा, बताइए मुझे कैलोरीफिक वैल्यू बताइए किसका, कोल का बताइए। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी लिख दूँ क्या, चलो लिख लेना आप भी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड है ना, टोटल एनर्जी क्या है, रिलीज्ड, लिख लेना अच्छे से। उसके बाद भाई मास ऑफ फ्यूल, मास कितना है और टोटल एनर्जी मास ऑफ फ्यूल, इसको हम बोलते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये मेरा क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। अब सिंपल सा इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको टोटल एनर्जी कितना दे रखा है, जल्दी देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी आपको कितना दे रखा है। तो टोटल एनर्जी जल्दी बोलो कितना दे रखा है, 500 ग्राम होता है इतना। तो टोटल एनर्जी देख 12,500 दे रखा है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12,500 लिखेंगे। मास बताइए कितना है, 500 ग्राम दे रखा है ना, लेकिन आपको किसमें कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे किलो जूल की बात हुई, मतलब आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 500 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। इसे कट के तो 2 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, तो मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 25 का आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2500 आपका 25,000 आपका क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। क्योंकि आप देखो आंसर भी आपका किस में दे रखा था, केजी में दे रखा था, नहीं आया समझ में। चलो एक बार समझा देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू का सबसे पहला फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी रिलीज बाय मास ऑफ द फ्यूल। ठीक, तो आप देखो टोटल एनर्जी कितना दे रखा है आपको, है ना, टोटल एनर्जी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, 12,500 दे रखा है टोटल एनर्जी। अब देखो मास आपका क्या कितना, ग्राम की बात है तो ग्राम मतलब मास दे रखा है, तो ग्राम में आपको मास दे रखा, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। आपको पता है कि जब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केजी में कन्वर्ट करते हैं। 1000 से क्या करेंगे भाई, जल्दी उसको आप क्या, जल्दी से जल्दी उसे डिवाइड कर दो। तो 2 जीरो कटा क्या बता, 0.5, तो ये 0.5 केजी हो गया। तो मैं इसे आप केजी में लिख दिया, बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इतना ही आसान क्वेश्चन था ये, इतना ही आसान है, इतना ही आसान बस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द गैस दैट जनरेट एसिड रेन। अब बताओ एसिड रेन से कौन सा गैस निकलता है। कई बार मैंने बता रखा है कि इसमें कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होता है एसिड रेन में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। तो आपको बिल्कुल ये अच्छे लेवल पे पता होना चाहिए। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SO2 लिखते हैं। तो ये इसको भी शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ आपके लिए मैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होता है, जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है, ये आपका पॉइजनस गैस है ना, पॉइजनस गैस है, सिंपल सा लिख लेना पॉइजनस गैस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंडोक्राइन ग्लैंड डेट इज लोकेटेड ऑन द किडनी। बताओ यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो किडनी पे लोकेटेड होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ओवरीज होता है, नहीं, ओवरीज जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर होता है। जब सिंपल सा मेल फीमेल की तो कोई बात हुआ ही नहीं, तो इसे कट कर दीजिए। तो सिंपल सा अभी बताएंगे फंक्शन बताएं, सिंपल से जान लो, जो किडनी जो प्रेजेंट, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। अब बताओ ओवरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर होता है, और इसका काम क्या होता है, ये रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन। ये फीमेल क्या ये रिलीज करता है, जल्दी बोलो, ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है ना भाई। थोड़ा मेरी तबीयत आज सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने की फिर भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। बताओ थायराइड, थायराइड से थायराइड क्या रिलीज करता है, थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन रिलीज करता है। तो ये बिल्कुल ये सब सारा ये हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, और थायरोक्सिन क्या है, थायरोन हार्मोन। आपसे पूछेगा बताओ, तो थायराइड जो होता है वो क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है। पिट्यूटरी बताओ क्या रिलीज करता है, पिट्यूटरी जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और पिट्यूटरी को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, MG मास्टर ग्लैंड। और ये रिलीज होता है, क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। जो एड्रेलिन है ये बताओ क्या रिलीज करता है, तो एड्रेलिन जो होता है ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या लिख दूँ उसका, चलो लिख दूँ उसका भी, है ना, क्या याद करेगा ये, मुझे छोड़ दिया भाई सामने, क्यों छोड़ूंगा भाई तुझे, हाँ तुझे क्यों छोड़ूँ। तो इसको हम क्या करते हैं,
एड्रीनलिन है ना, एड्रीनलिन ये रिलीज करता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। से पूछेगा बताओ स्ट्रेस हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये कहाँ पे ये दो स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रेनलिन को बोलते हैं। उसी टाइप से आपका जो पिट्यूटरी होता है बताओ, ये मास्टर ग्लैंड होता है। ये दो दो कुछ कुछ जो पॉइंट होता है ये आपको प्रेजेंट है। अब यहाँ पे यही पूछ सकता है बताओ किडनी पे प्रेजेंट होता है, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट है बॉटम पे, बिल्कुल आपको किडनी के कहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट होता है। ये थोड़ी बहुत आपको क्वेश्चन के आगे पीछे का जो पॉइंट होता है बिल्कुल ये पता होना चाहिए। चैप्टर आपके अभी NCERT में गिवन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसका डिटेल आना ही चाहिए था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा आपको जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्यों है कैसे है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द लॉर्डनेस ऑफ साउंड एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ, सिंपल सा है, जो लॉर्डनेस ऑफ साउंड होता है उसको हम कौन से यूनिट में उसको हम ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बताओ लॉर्डनेस का क्या होता है, अब डिसिबल होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं, देखो हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, बिल्कुल आपका सबका यूनिट यहाँ पे पता होना चाहिए। हर्ट्ज जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है भाई, वो आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, ये आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, डिस्टेंस का। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मीटर बताओ, मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, ये आपका होता है स्पीड का होता है ना, स्पीड से स्पीड लिखते हो ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड का यूनिट होता है। तो आपको मेन तो पता होना चाहिए, तो वो आपको हर्ट्ज पता होना चाहिए। यहाँ पे हर्ट्ज बताइए किसका यूनिट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंडुलम ऑसिलेट 60 टाइम्स इन कितना 6 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। आपका सिंपल इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसमें क्या, तो देखो यहाँ पे लॉर्डनेस की अगर बात आई है तो बताओ कि पेनफुल लेवल कब होता है। देखो मैं आपको इसमें 2-3 बात लिख दूँ कि नॉर्मल कन्वर्सेशन का जो आपका लॉर्डनेस होता है वो 60 होता है, और आपका जो लॉर्ड म्यूज़िक होता है या पेनफुल, देखो 2 चीज़ जान लो, ज़्यादा नहीं जान लो, 130 और 60, ये दो आपको याद रखना चाहिए। 130 डेसीबल में और 130 डेसीबल, तो ये जो 60 डेसीबल जो होता है ना, ये आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो आप नॉर्मल बातचीत करते हो ना, नॉर्मल बातचीत, ये आपका कहलाता है। ये 60 डेसीबल में आप नॉर्मल बातचीत करते हो। लेकिन अगर आपका 130 से ज़्यादा अगर आवाज़ में चिल्लाते हो ना, आपका पेनफुल लेवल होता है। यहाँ पे आपको क्या होता है, हेडेक होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, या बहुत ज़्यादा आपको क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। ये 2 चीज़ें वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 60 डेसीबल जो होता है ये नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, और 130 जो होता है पेनफुल होता है। तो कहाँ पे थे, तो हाँ पेंडुलम में आप मुझे यहाँ पे बताना, फ्रीक्वेंसी बताना। तो अब सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगता है, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो अब, है ना, जल्दी से बोलो फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए भाई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, है ना, क्या होता है याद लिख लो आप यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन, है ना, बाय टाइम टेकन। यार सिर्फ टाइम लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, देखो नंबर ऑफ 60 टाइम्स है, टाइम्स मतलब नंबर दे रखा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना दे रखा है, 60 दे रखा था, यहाँ पे 60 लिखेंगे। और देखो कितना टाइम कितना दे रखा है, सेकंड, देखो कैसे समझेंगे ये टाइम है, तो सेकंड है भाई, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो आप लिखेंगे 6 जो वो सेकंड है, इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऑप्शन ऐसा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा, आराम सा, प्यारा सा, है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन था ये। 6 दाएँ 60, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली कॉमेट विल नाउ बी विजिबल इन द एयर। तो अब ये कब विजिबल हो सकता है, ये वैसा क्वेश्चन हम आई थिंक नहीं आएगा, 2062 में हो सकता है ना, 26 में 2062 में विजिबल हो सकता है। ये चैप्टर आपका हट चुका है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए सारे आंसर। देखो जिसका मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, और समझ जाना ये चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, और बस उसमें वही चीज़ पता होना चाहिए जो मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ, और ये आपको एग्जाम में याद करके जाना है वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, मेरे से अच्छे से आपको आता होगा कि लार्जेस्ट प्लैनेट जो होता है सोलर सिस्टम, उसको हम कौन सा प्लैनेट होता है, आपका जुपिटर जो होता है वो कैसा होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट होता है किसका, सोलर सिस्टम का। कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट काउज। बताइए इसके बारे में, कितने अच्छे से मैंने आपको डिटेल दे रखा है राइजोबियम के बारे में। बताओ ये कहाँ पे होता है, रूट में होता है, इसका काम क्या होता है। तो राइजोबियम जो कहाँ पे, देखो ये प्रेजेंट होता है सबसे पहले कहाँ पे, रूट में प्रेजेंट होता है। कैसे किस टाइप के, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है।
और इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बस ये 3 काम तो आपको याद रखना है यार, इससे ज़्यादा क्या ही क्या याद रखना है ना। रूट नूडल्स या रूट याद कर लो। तो सिंपल सा इसमें बताओ क्या हो जाएगा, कहाँ पे होता है ये, क्यों होता है वहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सिंपल से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ यार, इसमें तो आप तो 10-15 स्टार लगा लेना है ना, 10-15 स्टार लगा लो आराम से आप। आते हैं क्वेश्चन में 22, द लाइट वेव आर सिमिलर इन नेचर। सिंपल सा बताओ, इसमें से लाइट वेव के लाइट वेव है ना, लाइट वेव के सिमिलर जो होता है इसमें से क्या है, क्या एक्सरे है, कैथोड रे है या एनोड है। फिर सिंपल सा है, ये जो होता है आपका एक्सरे जो होता है ना, ये आपका कैसा होता है, लाइट वेव के नेचर का टाइप का होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो लाइट वेव होता है ये दोनों के दोनों, और जो आपके ये होते हैं एक्सरे वेव होते हैं ना, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। कैसे वेव होते हैं भाई मेरे, ये दोनों के दोनों होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ये दोनों का नेचर। तो इस वजह से लगभग लगभग हम बोलते हैं कि सिमिलर होता है, और वजह कुछ और नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 क्या है, ए मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन अ टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेज। सिंपल सा है कि नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला लगाइए और आप आंसर पाइए। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, जल्दी लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो अच्छे से कॉपी में। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू, जो एंगल आपको दे रखा है 360 बाई थीटा, 360 और बाई थीटा, जो आपको थीटा वहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिए। तो नंबर इज इक्वल टू 360 और 360 बाई कितना दे रखा है आपको, थीटा, थीटा दे रखा है 60, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। तो इसे कट कीजिए तो कितना होगा 6। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6, मतलब कि आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, कितना प्यारा सब क्वेश्चन आता है। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बाई थीटा। तो थीटा आपको गिवन होगा, 360 आपको पता है, हमेशा लिखना है। कभी आपको थीटा दे रखेगा, पूछेगा बताओ नंबर दे रखेगा, पूछे बताओ कितना एंगल पे ये करेगा। देखो इसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आपको या तो एन दे के आपसे थीटा पूछेगा, या तो आपको थीटा दे के एन पूछेगा। ये दो ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 24 क्या है, द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। इसको हम कैसा एंगल कहते हैं, सिंपल सा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको कैसा बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। इसके लिए भी आपको फिलहाल ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट बार। बताओ कितना होता है, सिंपल सी बात है 0 होता है। ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है भाई, मेरे रिमूव हो चुका है, इसलिए बिंदास रहो, ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपको देखो बहुत कम 13 चैप्टर आपके बचे हुए हैं NCERT के अकॉर्डिंग। तो बस आपको उस 13 पे फुल्ली कमांड करेगा। जो आपने भी देखा होगा जामिया का जो अभी 2025 का जो पेपर हुआ है ना, देखो मैं भी करवा रहा था, लेकिन जब मैंने पेपर देखा ना जामिया का भाई, तो उसने पूरा रिमूव कर दिया भाई। जब वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो मैं उसे डिटेल क्यों आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करो भाई यहाँ पे, है ना, ज़रूरत ही नहीं है। अब 2025 का जामिया का क्वेश्चन उठा के देखिए, है ना, जामिया का क्वेश्चन उठा के देखिए। अभी जो 9th का पेपर हुआ है, देखना कि जो चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, एक भी क्वेश्चन उसने नहीं डाला, एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो चैप्टर NCERT में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आए, तो बिल्कुल आपके में भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो आपका NCERT में गिवन है। इसलिए बिंदास होकर पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ो। और और सारा का सारा सबसे खास बात, जो चैप्टर आपका NCERT में गिवन है ऑलरेडी मैंने उसका डिटेल नोट्स आपको दे रखा है। किस नाम से, चैम्पियन गाइड्स के मैंने नाम से दे रखा है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बहुत कम, एक वीडियो जो है आप कितने मिनट का, बस 25 मिनट का एक चैप्टर आपका 25 मिनट का। तो एक चैप्टर आपका 25 मिनट का कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ आपको वहाँ पे मैं करवाता हूँ 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और जिससे कि जामिया में बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस बार, और आपके अलीगढ़ में भी आएंगे। तो आपको ये चीज़ चैम्पियन गाइड बिल्कुल कर लेना चाहिए, है ना भाई, बिल्कुल उसको कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सेल इन द ह्यूमन बॉडी डेट चेंज इट्स शेप। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो कि अपना शेप को चेंज कर सकता हो। क्या RBC है, नहीं, RBC का ऐसा कोई काम नहीं होता है, वो कोई चेंज मुझे नहीं करता अपने आप को। WBC यही है भाई साहब जो कि अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते। तो आपको बस WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम याद कर लो इसका, ल्यूकोसाइट। बस इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, मैं जब बोला ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपके NCERT में अब नहीं गिवन है। नहीं तो मैं आपको RBC बताता डिटेल, मसल से बताता डिटेल, नर्व बताता डिटेल, ये है ही नहीं तो क्यों बताऊँ, और क्यों आपको ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, है ना भाई मेरे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रस्ट ऑफ वेट इज काउज बाय। बिल्कुल ये वाला, ये क्वेश्चन आपके NCERT में गिवन है, ये आपको अच्छे लेवल पे पता होना चाहिए। तो रस्ट ऑफ वेट जो होता है इसका काउज, आपका टेबल गिवन है NCERT में, आप टेबल को अच्छे से देख लेना। बताओ ये किससे काउज होता है, जो होता है फंगी से काउज होता है ना, रस्ट इन विच काउज बाय फंगी। इसको बताओ, इसमें जो होता है कैसा कलर होता है, रेडिश कलर होता है या ब्राउन होता है। बिल्कुल ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ये, है ना, ये आपको बिल्कुल थोड़ा सा कलर वगैरह पता होना चाहिए।
आपका होमवर्क क्या है कि मुझे बताएंगे कि बैक्टीरिया से क्या क्या काउज होता है। आपके बैक्टीरिया का शायद दे रखा है ना, वायरस का भी दे रखा है, तो ये दोनों का मुझे एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ काउज होता है और वायरस से कौन सा डिजीज़ काउज होता है। आपका एनसीईआरटी में टेबल गिवन है। आपका होमवर्क क्या है कि आप उसे ज़रूर देख के आना और मुझे कमेंट करो, ज़रूर बताओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेड, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो विच कंपोनेंट ऑफ सेल का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी इनहेरिटेंस ऑफ सेल का, मतलब कि सिंपल सा कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम, देखो ये आपका क्या है, ये मदर होती है, ये आपका, ये मान लेते हैं ये फादर, ये मदर, ठीक है, इधर लिख लो फादर, ये आपका फादर है, ये मदर है, ठीक। तो आपको पता है इनसे क्या निकलता है, फीमेल गैमेट से निकलता है मेल गैमेट, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है बताओ, फ्यूटस बनता है। फ्यूटस के बाद बेबी का जन्म होता है, ठीक। अब ये बेबी जो निकल आ रहे हैं बेबी, तो ये बेबी के अंदर जो कैरेक्टर होता है ना, इस बेबी के अंदर, तो ये बेबी के अंदर कुछ कैरेक्टर मेल का भी होता है, कुछ कैरेक्टर फीमेल का, मतलब कि कुछ आपके फादर का भी होते हैं, कुछ आपके मदर का भी होता है, ठीक। तो ये दोनों चीज़, ये कुछ है ना, ये बेबी के अंदर दोनों का कैरेक्टर है। भाई कैसे आ रहा है कैरेक्टर कैसे आ रहा है, इनका कैरेक्टर इनके अंदर क्यों नज़र आएगा, क्यों नज़र आता है, क्योंकि जब यहाँ से गैमेट निकल रहा होता है तो उसके साथ साथ क्या आता है, डीएनए आता है। डीएनए आपको पता है क्रोमोजोम पर जेंड होता है, तो वही क्रोमोजोम जो होता है ना, मेन आपका क्रोमोजोम जो होता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। कुछ फादर से भी कैरेक्टर लेकर आता है, कुछ मदर से भी कैरेक्टर लेकर आता है ना। वो धीरे धीरे ट्रांसफर किस में होता है, बेबी में ट्रांसफर होता है। सिंपल सा, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है बताओ, क्रोमोजोम के थ्रू। आप मुझे ये बताएंगे कि बताओ मेल के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं, टोटल होते हैं 46 नंबर होता है क्रोमोजोम का। देखो इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इसमें बता दूँ आपको। आपसे पूछेगा बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है बॉडी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम का पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछे, आपको लिखना 46। अगर पूछे पेयर ऑफ क्रोमोजोम, क्या पेयर ऑफ क्रोमोजोम पूछे, आपको बोलना है 23। आप पूछे बताओ इस 46 के अंदर, इस 46 को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम, एक होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम, एक होता है ऑटोजोम। तो सेक्स क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो 2 होता है, और ऑटोजोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 44 होते हैं ना, 44 प्लस 2 46। अब सेक्स क्रोमोजोम जो होता है ये क्या क्या होता है, ये होता है एक्स एंड वाई होता है, ये 2 सेक्स क्रोमोजोम है, बाकी 44 आपका। और बस इतना पता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो इससे ज़्यादा की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ इतना कर लेना, इससे ज़्यादा की आपको यार ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना ही करते जाओ, मोर देन इनफ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपका, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल पूछा, बताइए भाई इसमें से मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा। तो मुझे बताएंगे इसमें से मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा था। देखो डक्टिलिटी सबसे पहले क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, देखो मेटल है ना, मेटल लो, क्या है मेटल लो, मेटल को क्या करो आप, स्ट्रेच करो, क्या करो स्ट्रेच करो, या उसे पीट पाट करो, कुछ भी करो भाई, लेकिन उसे क्या करो, स्ट्रेच करो, ठीक है, स्ट्रेच करो या उसको पीट पाट करो, पीट पाट कर करके उसको क्या बोलो, थीन वायर बना दो। कितना, क्या कौन सा वायर बना दो, थीन वायर। तो ये आपका क्या कहलाता है, यही कहलाता है। डेफिनेशन याद नहीं करना यार, है ना, समझो बात को। मेटल है, मेटल का आपने स्टेज किया, स्टेज का क्या क्या उसे थीन वायर बना दिया। जब वो सब थीन वायर बना दोगे तो वो क्या कहलाता है, यही प्रोसेस का कहलाता है डक्टिलिटी। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मान लेते हैं आप 1 ग्राम क्या लो, आयरन लो, 1 ग्राम गोल्ड लो, 1 ग्राम को सब चीज़ 1 1 ग्राम लो, तो 1 1 ग्राम को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा लंबा वायर किसमें बनेगा, हाँ, सबसे इतना 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 से बताएंगे सबसे ज़्यादा वायर लंबा किसमें बनेगा, ग्राम और वेट उतना ही इक्वल है ना, 1 ही ग्राम लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर किया जाए, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है वो होता है गोल्ड होता है। जो गोल्ड होता है सबसे डक्टाइल मेटल होता है। इसके बाद होता है आपका सिल्वर, है ना। देखो ये एक सीक्वेंस याद कर लो, सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड, है ना, गोल्ड होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होता है सिल्वर होता है। अगर यहाँ पर गोल्ड एग्जाम्पल नहीं दिया होता तो आप क्या टिक लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं। और उसके बाद होता है कॉपर। तो ये 3 जो होते हैं मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। अब सबसे पहले आपको याद रखना गोल्ड अगर गोल्ड नहीं गिवन हो तब लगाएंगे सिल्वर, ये दोनों में से कोई गिवन नहीं हो आपको, बिल्कुल कॉपर गिवन होता है, आप कॉपर लगा देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे गोल्ड नहीं होता, आपका क्या आंसर हो जाता है, कॉपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड गिवन है तो आप क्या लगाएंगे, गोल्ड लगाएंगे। आई होप कि आपको डक्टिलिटी समझ में आएगा, डक्टिलिटी होता क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दैट वन दैट नोट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। इसमें से फॉसिल्स फ्यूल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है भाई, आपके में तो 3 ही फॉसिल फ्यूल दे रखा है, मैंने कई बार बता रखा है। 3 का याद कर लो, सिंपल सा नाम। पहले तो याद करेंगे कोल, आपको एक कोल जो होता है ये क्या है आपका, फॉसिल्स फ्यूल है ना, कोल। और दूसरा क्या है, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम। और तीसरा क्या है, नेचुरल गैस। ये 3 आपके फॉसिल फ्यूल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखो यहाँ पे कोल दे रखा है, ये फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है, कौन सा नहीं है, तो आपका जो वुड होता है वो नहीं होता है। देखो आपका होमवर्क क्या है, आप
इससे पहले का 2 साल पहले का 2000 कौन सा है भाई, जल्दी बोलो। ये 2000 आपका 14 का चल रहा है, तो 2012 में मैंने आपको करवा रखा है। बताइए टाइप्स ऑफ कोल क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोल मैंने बता रखा है वहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ कोल बता रखा है। अब ये दोनों को जाकर रिवाइज कर लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च। बताओ गंगा एक्शन प्लान जो था वो कब आया था। सिंपल सा, ये तो आपको याद होता है डेट, 1985 में आया था गंगा एक्शन प्लान, है ना। किसने किया था, किसने लाया था ये, राजीव गांधी ने। किसने लाया था भाई, राजीव गांधी ने लाया था। देखो क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो पूछ रहा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो फ्लूइड मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। तो फ्लूइड मतलब होता है आपका या तो एयर होता है या आपका लिक्विड होता है ना, लिक्विड या एयर, उसको हम सिंपल से वर्ड में बोलते हैं फ्लूइड। इन दोनों को एक साथ अगर कंपेयर करके बोला जाए आपका कहलाता है फ्लूइड। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो बह सके ना, जो बहता है। तो आपको तो एयर बहता है, और आपका लिक्विड भी क्या होता है, लिक्विड बहता है, तो इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। पूछा है कि जो एयर और लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या, कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। सिंपल सा, उसको ड्रग बोलते हैं। या आपका ड्रैगिंग दे दे, या आपका ड्रग दे दे, ड्रग से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका था। ड्रग दे दे तो बिल्कुल ये होता है, रोलिंग स्लाइडिंग ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ चुके हैं। नेप्थलीन बोल आर प्रीपेयर्ड बाय यूजिंग। जो नेप्थलीन बोल होता है उसको हम किस चीज़ को यूज़ करके बनाते हैं, बताओ। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, कब बताया है, जब मैं आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ कोल बताया, मैंने आपको कोक बताया था, कोल तार। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोक हो गया, कोल तार हो गया, और आपका कोल गैस, यहीं पे बताता हूँ। ये तीनों को तीनों आपका क्या है, जल्दी बोलो। यही है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ गैस है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ क्या है, कोल है। तो देखो यहाँ पे लिखा होता है, मैं बता दिया आपको, क्या दिक्कत है। ये तीनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोल होते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको कोल गैस का यूज़ पता होना चाहिए, कोक का यूज़ पता होना चाहिए, कोल तार का यूज़ पता होना चाहिए। आपसे वही यूज़ से पूछा है, बताओ नेफ्थलीन बोल जो होता है, इससे हम क्या, किसके मतलब इसमें से हम क्या यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन बोल बनाते हैं। सिंपल सा, आप कोल तार के हेल्प से क्या बनाते हो, नेफ्थलीन बोल बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल नोट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि रेड लिटमस टू ब्लू चेंज नहीं होता है। बस नाम याद कर लो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आपको क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक, सल्फर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग एसोसिएशन ऑफ। सिंपल सा बहुत है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल। बताओ, हम तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा राइस फील्ड का, तो बताओ किसके वजह से होगा, क्या वो बीजी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के हेल्प से होता है। हाँ होता है क्या, राइजोबियम। तो राइजोबियम का क्या काम होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करने का थोड़ी ना काम होता है इसका। इसका काम होता है भाई नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम होता है ना भाई। इसका क्या काम होता है, अरे पेन क्यों नहीं चला अच्छे से। इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम होता है। तो आपका जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है वो कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। इसका आपको बिल्कुल दूसरा नाम, आपको जब यहाँ पे वर्ड आ गया तो इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, जल्दी बोलो, सियानो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया। अब एक और यहाँ से ये चीज़ जान लो, जो ब्लू ग्रीन अलगी है, ये अलगी नहीं है, ये अलगी नहीं है, ये क्या है, क्या है, ये है बैक्टीरिया है ना। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। क्लॉस्ट्रिडियम ये सब का कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको राइजोबियम के बारे में पता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन के बारे में बताइए, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आपका यहाँ पे 35 क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट। तो आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे आपको 35 में कितने मार्क्स आए हैं, ये ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना है ना भाई। आप वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया करो, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियो में कुछ चेंजिंग लाना करना है क्या, कोई भी डाउट हो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये आपका इंस्टाग्राम पेज है ना, आपके चैनल का इंस्टाग्राम का पेज है, बिल्कुल आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, है ना, किसी न किसी माध्यम से, कि आपको पता चलेगा आपके चैनल पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे बिल्कुल से फॉलो करके रखना, हमेशा ना हमेशा काम आएगा आपको, है ना, हमेशा काम आएगा, अभी नहीं हमेशा, ठीक है। तो अब मैं आ गया हूँ तो भाई हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए करता ही रहूँगा, तो आप बिल्कुल हमेशा आप मुझे जुड़ सकते हो। तो वीडियो को पसंद आप इसको क्या करो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों से शेयर तो जरूर करना है ना। बस मैं यही चाहता हूँ अपने दोस्तों से सब जरूर शेयर किया कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चाहो तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। ईमानदारी से देख लो कितने प्यार से पढ़ा ना बच्चा, इसी प्यार से आपको पढ़ाई करनी है ना भाई मेरे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।